हाय एवरीवन, इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। शोर को एक्सक्यूज़ कीजिएगा जी, बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है। होपफुली एक दो वीक ही हैं आखिरी उनके, फिर शायद इतनी ठुक ठुक ना हो। हम कोशिश तो करेंगे एडिट में डिस्टरबेंस को ख़त्म करने की, लेकिन यू नो कि कुछ ना कुछ तो रह ही जाती है। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं जी। टॉपिक ये है कि शुएब साहब जो हैं वो निकले हुए थे इंटरव्यू कंडक्ट करने, और एक पाकिस्तानी जो थे उन्होंने जवाब में कहा कि खुदा के लिए हमारी मदद करो इंडिया। आपको पता ही है IMF ने कंडीशन लगाई है कि हम आपको कर्ज़ा दे देंगे, लेकिन आप लिखवा के लाएं अपने दोस्त ममालिक से कि हमारे कर्ज़ा देने के बाद वो भी आपके लिए फाइनेंसिंग करेंगे। तो दो मुल्कों का नाम लिखा था उन्होंने, सऊदी और UAE। सऊदीया ने तो कमिटमेंट दे दी है $2 अरब की पाकिस्तान को, कि ठीक है अगर IMF अवार्ड करता है तो हम भी $2 अरब देंगे, और उन्होंने ये IMF को भी भेज दिए। UAE ने अब तक नहीं किया, और UAE बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इसमें। और आप ये चेक कर लें कि पाकिस्तान की क्या हालत होगी है कि एक एक दो दो अरब डॉलर के लिए आजकल टकरे मारता फिर रहा है। इसमें कोलेक्टिवली हमारे सारे पॉलिटिशियन, हमारे जनरल्स, हमारे आर्म फोर्सेस और अदलिया सारे ही ज़िम्मेदार हैं, और सबको शर्मसार होना चाहिए। बहरहाल नहीं होते तो ना हो, पहले कब हुए वो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो हिंदुस्तान स्पेशल हेलो। में आपका स्वागत है दोस्तों। आर्थिक मंदहाली में डूबे पाकिस्तान को उसके करीबी मुस्लिम दोस्त सऊदी अरब ने ठेंगा दिखाते हुए मुफ्त में कर्ज देने से मना कर दिया है। यही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को IMF की शर्तों को मानने के लिए भी कहा है। हाँ, वो तो सऊदी ने कहा है कर्ज की उन्होंने। भीख मांग रहे पाकिस्तान से जहां किनारा कर लिया, वहीं सोमवार को राजधानी रियाद में भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक में भारत का दिल खोलकर स्वागत किया गया। इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते का रास्ता साफ हो सकता है। भारत और खाड़ी देशों के बीच रियाद में हुई बैठक में व्यापार और निवेश की दिशा में हुई प्रगति पर खुशी जताई गई है। इस सही। बैठक में भारत और खाड़ी देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर भारत हमारे साथ होता तो सभी हमारे पीछे भागते, लेकिन आज सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क भी हमसे दूर भाग रहे हैं। हाँ, तो तो चलिए दोस्तों, हमने आज हालात की खुद ही ऐसे वीडियो की पैदा तरफ किए चलते हैं। हैं। थैंक यू सो मच। और कई दफ़ा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, और दुनिया की हम 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने दुनिया की वाले हैं, सबसे बड़ी और हम लोग टेररिज्म आज बनाने रो रहे वाली हैं। फैक्ट्री। वजह क्या है? कहाँ पे फ़र्क आया? अदारों में फ़र्क आया, लोगों में फ़र्क आया, सोच में फ़र्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फ़र्क आया? आप देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया, बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है वो हिंदुत्व की बात जाहिर सी करते हैं। बात है। लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की माइट बात इज है। राइट। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो हो। हमने हालांकि तो लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा लिखा हुआ है कि सब है। नहीं बन उनके सकते। डॉक्टर अबुल कलाम देखें, जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत हाँ। भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। अच्छा, मैं और दूसरी बात, मैं एक जी, बात जी। आपको बता दूं, हमारे इस टाइम मेजर जनरल हैं ISI के इंटर सर्विसेज, फ़हीम नसीर साहब हैं। ठीक है। लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रज़ा हैं, ब्रिगेडियर मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। ठीक है। देखें, इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है, वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हों।
आईएमएफ ने कहा है जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके असासे हमें नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे और जितनी 22 करोड़ वाले बहुत भीख ज़्यादा मांगते फिर स्टेट्स रहे हैं। हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज़ उठती है, कभी सिंध में आवाज़ उठती है, कभी यहाँ कश्मीर में आवाज़ उठती है, क्या वजह है? सर आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई, और मैं ये नहीं कहता कि हाँ। इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है ईमानदारी की, नहीं, करप्शन वहाँ भी होती है, लेकिन करप्शन, यही मैं कहने लगा था, होती करप्शन है, होती है ऐसे नहीं वहाँ पे, होती। जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसिड बाहर नहीं ले जाते। हाँ। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, हाँ। इस जगह इनके इतने एहसास हैं, उस एटम बम का भी क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? उस एटम बम का क्या सर हमने कहा था ना हम घास खाएंगे, हम पत्ते खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे। मैं कहता हूँ यार आज घास खाओ लेकिन ये मुनाफकत छोड़ दो। बिल्कुल। एटम बम तो आपके पास है, एटम बम से बुरी चीज मुनाफकत है जो आपको तबाह करे। ये छोड़ दें, किसी को साफ सच्ची बात कहना सच्ची सीखें बात। कि यार आपकी बाहर प्रॉपर्टियां, यहाँ खड़े हो के आप मुल्क कौम की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्या बात है भाई, पहली दफ़ा ऐसा पाकिस्तानी मिला है जो इतनी खुल के और सीधी सी बात कर रहे बड़े दिन बाद। देखिए हम सिर्फ इतना कहेंगे जी कि बिफोर 47, बिफोर पार्टीशन, जो खित्ता गुर्बत में था, आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स खा पी के निकल लिए थे, कितनी ट्रेनों में भर भर के। उन्होंने ट्रेन सिस्टम इसलिए नहीं बनाया था कि जनाब ये आवाम का कुछ भला करना चाहते थे, वो इसलिए बनाया था ताकि जल्द से जल्द जो है ना माल जहाज़ों में लोड करके निकले यहाँ से। और वो उन्होंने किया भी, लूट खसूट करके निकल तो गए। लेकिन आप ये देखें कि एक ही दिन आज़ाद होने वाले लोग, वो आज तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं और हमारा 30वें में भी नाम नहीं है। वो 1.5 अरब आबादी है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, 80 से 90 करोड़ लोगों को। यहाँ पे 22 करोड़ के लिए राशन देना मुश्किल हुआ है। वहाँ पे बिजली महंगी नहीं हुई, पानी महंगा नहीं हुआ, गैस महंगी नहीं हुई, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, कुछ भी इतना महंगा नहीं हुआ कि लोग जो है ना वो पिस के रह जाएं। और यहाँ पे आप देख लें इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 47% पे गया हुआ है। कैन यू इमेजिन, 47% इन्फ्लेशन पर वीक है। जॉबलेस यहाँ पे भरे हुए हैं। डिग्री तो हम दे देते हैं और किसी भी इंडस्ट्री को हम बाइंड नहीं करते कि भाई इन्हें जॉब भी देनी है। चलो जॉब ना दो, ऑन जॉब ट्रेनिंग ही दे दो, वो बाहर जाके कर लेगा, लेकिन नहीं। और फिर हम मुनाफ़कत करते हैं, हम जनाब ईमानी जज्बा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास बम है, ये है वो है। भाई अगर यही हालात चलते रहे ना तो फिर कल को घास भी नहीं मिलेगी खाने को। ठीक है। और मुनाफ़कत है जनाब, सीधी सीधी बात है। हमने इस्लाम का भी मजाक बनाया है। इस्लाम एक सीधा साधा दीन था जिसको हमने एक ऐसे दीन बना दिए जो कि तशद्दुद पे लोगों के सामने आज याद किया जाता है, तशद्दुद के हवाले से याद किया जाता है, टेररिज्म के हवाले से याद किया जाता है। उसमें बहुत सारा कसूर पाकिस्तान के है। तो क्या ही करें, क्या ही बोलें। हमें देखना चाहिए कि जब तक हम इसको कायद का पाकिस्तान कहते हैं ना, कायद का पाकिस्तान बना है। कायद ने तो कहा था कि तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल होंगे। हम अपनी माइनॉरिटीज़ को हकूक़ देते नहीं देते। हम माइनॉरिटी तो क्या, हम अपने किसी आम मुसलमान को हकूक़ नहीं देते। सिर्फ यहाँ पे 22-23 ख़ानदान है, वही शुरू से हुकूमत कर रहे हैं। उन्हीं की नस्लें हैं, कभी एक, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरह से चलता आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो गए और ब्रिटिशर्स के कुत्तों के ग़ुलाम हो गए, ये कह सकते हैं। क्या ही बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।